आम चुनाव की घोषणा के शंखनाद के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर पालनाडु जिले में करेंगे जनसभा। टीडीपी और जनसेना आगामी चुनाव के लिए जारी करेंगे घोषणा पत्र। वहीं इंडी गठबंधन मुंबई में करेगा शक्ति प्रदर्शन। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश किए जारी। वॉल पेंटिंग और पोस्टर सहित कई सामग्रियों को 24 घंटे और सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों को 48 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेज 21 मार्च को तलब किया। वहीं जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ईडी ने समन भेज केजरीवाल को कल पूछताछ के लिए बुलाया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अंतिम दिन मतदान जारी। व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में बने रहने की संभावना। रूस ने यूक्रेन पर चुनाव में व्यवधान डालने का लगाया आरोप। और नई दिल्ली में आज खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का फाइनल। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का चुनावी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पालनाडु जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज का ये चुनावी दौरा है प्रधानमंत्री का मिशन साउथ को लेकर। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश में चुनावी दौरे पर हैं, जहां पालनाडु में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और जिस तरह से इस बार बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी है उसके साथ गठबंधन किया है, और गठबंधन की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भाजपा 6 सीटों पर और टीडीपी 17 सीटों पर, पवन कल्याण की जेएसपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं सत्ताधारी वाईएस जगन रेड्डी की अगुवाई वाली युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी ने भी सभी 175 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो आज का ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का वो बेहद अहम है। तो जिस तरह से 175 सीटों की बात अगर आंध्र प्रदेश की जाए तो चौथे चरण में वहां पर वोटिंग होनी है। साथ ही सबसे अहम यहां पर यह है कि 2019 की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में जगनमोहन रेड्डी की जो वाईएसआरसीपी है उसे विधानसभा में 175 में से 151 सीटें मिली थी, जबकि टीडीपी को सिर्फ और सिर्फ 23 सीटें हाथ आई थी। तो अब जिस तरह का जो एक गठबंधन है, जहां पर उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो लोकसभा की सीटें रहेंगी, खासतौर पर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो क्या उसका मत प्रतिशत बढ़ता है या नहीं, इस पर रहेगी नजर। तो पालनाडु में एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री को, और जिस तरह से जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद ये प्रधानमंत्री का पहला चुनावी दौरा हम कह सकते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से शुरू होगा। तो आंध्र प्रदेश के पालनाडु से ही जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम। आयशा, अगर हम आज के इस कार्यक्रम की बात करें, हम ये मान सकते हैं कि कल जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो जो पहली चुनावी
हम कह सकते हैं रैली या चुनावी जनसभा जैसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे वो आंध्र प्रदेश से होगी। खास तौर पर सबकी नजरें टिकी हैं कि किस तरह से जो गठबंधन के साथ बीजेपी इस बार लोकसभा के चुनावों में आंध्र प्रदेश को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली है चुनाव के ऐलान के बाद, और ये बहुत बड़ी रैली है क्योंकि इस रैली का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये पहली बार है कि तेलुगु देशम, प्रजा सेना और बीजेपी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। तो ये दरअसल देखा जाए तो औपचारिक तौर पर एक आगाज है इन तीनों पार्टियों का, जो अलायंस पार्टीज हैं एनडीए की, इनका जो साझा प्रचार होगा, इसका एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आगाज करेंगे। तो यहाँ पर यही माना जा रहा है, तेलुगु देशम पार्टी की घर वापसी कहा जा रहा है। देखिए, तेलुगु देशम पार्टी हमेशा से एनडीए के साथ रहा है, एनडीए का कन्वीनर रह चुका है। पहले भी चंद्रबाबू नायडू एक बहुत ही डायनामिक नेता के तौर पर, कन्वीनर के तौर पर एनडीए के साथ काम कर चुके थे, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते ये अलग अलग रास्ते अपना लिए थे। लेकिन अब 10 साल के बाद चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो चिक्का कुल्लर पेटा मैदान है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये 3 तस्वीरें यहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण। देखिए, पवन कल्याण जो है आंध्र प्रदेश के मशहूर फिल्म स्टार है, इनका एक कल्ट है यहाँ पर। ये एक युवा फिल्म स्टार है, सुपरस्टार है, आइकॉन है, और इनकी जो प्रजा सेना पार्टी है ये युवाओं में काफी मजबूत होल्ड रखती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये दोनों साथी, टीडीपी और प्रजा सेना का साथ आना बीजेपी के लिए बीजेपी को बहुत बल देता है, क्योंकि बीजेपी इस बात से वाकिफ है कि इस क्षेत्र में बीजेपी की मौजूदगी या फिर बीजेपी का बेस बहुत कमजोर है। ऐसे में जब एक साथ मिलकर ये तीनों पुराने दोस्त जब यहाँ पर चुनौती देंगे, तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 सीट का जो लक्ष्य रखा है, उसमें एक सीट जोड़ने में बीजेपी को या फिर एनडीए को कामयाबी मिल सकती है। और इस रैली का नाम ही दिया है प्रजा गणम, यानी इसका मतलब है प्रजा की आवाज, यानी जनता की ध्वनि। तो ये जनता की ध्वनि जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएंगे, और ये उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बार फिर तेलुगु देशम पार्टी का जो झंडा है एक बार फिर लहराता हुआ नजर आ रहा है। तेलुगु देशम पार्टी का रिवाइवल माना जा सकता है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी अब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, और ये वाईएसआरसीपी यानी जगन मोहन रेड्डी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से वाईएसआर भी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमने देखा है कि 175 जो विधानसभा सीटों के लिए भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है जगन मोहन रेड्डी ने, कितनी कड़ी चुनौती टक्कर दे पाएगा ये गठबंधन इस लिहाज से? क्योंकि नॉर्थ की पॉलिटिक्स और साउथ की पॉलिटिक्स में आयशा आप कितने सालों से कवर करती है, काफी फर्क होता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दक्षिण भारत में कई राजनीतिक पार्टियां जो है रीजनल पार्टियां रही हैं, इनका दबदबा यहाँ पर रहा है। और खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम का दबदबा हमेशा से एनटीआर के वक्त से यहाँ पर रहा है। और अब हाल ही में प्रजा सेना जो एक युवा पार्टी है, एक युवा आइकॉन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये रीजनल पार्टी है, वो लगातार कोशिश करती रही कि वो अपना जो मजबूत बेस है उसे यहाँ पर बनाए रखें। और बीच में कांग्रेस का एक वक्त यहाँ पर कांग्रेस का किला माना जाता था, लेकिन वो ढह गया और कांग्रेस टूटकर अलग अलग गुटों में बढ़ गई। तो वाईएसआरसीपी उसी कांग्रेस का हिस्सा है, और वाईएसआरसीपी के सामने अब चुनौती है, क्योंकि वाईएसआरसीपी यानी जगन मोहन रेड्डी के सामने एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा वेव नजर आया। देखिए, ये इलाका जो है गुंटूर और उससे सटा इलाका जो है, ये इलाका बहुत तूफानों से गुजरा है, साइक्लोन एरिया माना जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से तीनों पार्टियों का मिलकर सामने आना एक बड़ी
राजनीतिक आंधी खड़ी कर सकती है वाईएसआरसीपी के सामने। और एंटी इनकम्बेंसी का जो एक मजबूत वेव हम देख रहे हैं यहाँ पर वाईएसआरसीपी के खिलाफ, उस पर कैपिटलाइज करने के लिए ये तीनों गठबंधन पार्टियां, प्रजा सेना, बीजेपी और टीडीपी भरपूर कोशिश करेंगी। तो यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीजेपी पिछले चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा बहुत कमजोर रहा वोट बेस। दक्षिण भारत में अगर हम कहें तो शायद आंध्र प्रदेश एक ऐसा देश होगा, माफ कीजिएगा, एक राज्य होगा जहां पर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है अपना वोट बेस को और मजबूत करने के लिए। और अब जबकि ये दोनों स्थानीय पार्टियां जो रीजनल पार्टीज हैं, प्रजा सेना और तेलुगु देशम, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, प्रजा सेना तो ये बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है, जो उनकी लीडरशिप है, ये लीडरशिप का फायदा इन पार्टियों को भी होगा और बीजेपी को भी रीजनल पार्टियों की जो मौजूदगी है उसका भी फायदा म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेगा। और साथ ही क्योंकि राज्य में अगर बात की जाए आयशा, तो 13 मई को 25 लोकसभा सीटों के लिए और क्योंकि 175 विधानसभा की सीटों के लिए भी चुनाव होना है, तो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं वीआईपी हॉट सीट पर रहेगा इस बार अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश। तो जी हाँ, आंध्र प्रदेश पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ के लोग बदलाव के इंतजार में हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस बात का अंदाजा है कि जब से राज्य विभाजित हुआ, बाइफरकेट होने के बाद भी आंध्र प्रदेश में वो विकास नहीं हुआ, वो कल्याण नहीं हुआ जिसके वादे किए गए थे। और ऐसे में यहाँ के लोग विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं विधानसभा के लिए, जो यहाँ के लोग करप्शन से परेशान हैं, भ्रष्टाचार से परेशान हैं और जो वाईएसआरसीपी का जो मनमानी राज्य है उससे परेशान है, ये तमाम चीजें जो है इससे लोग ऊब चुके हैं। तो ऐसे लोगों के सामने रहेंगे जो चुनाव बहुत, बिल्कुल आप बहुत अहम बात कह रहे हैं कि अगर हम नरेंद्र मोदी बिल्कुल अगर विधानसभा की बात की जाए तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो हावी नजर आ रही है। बात करें अगर हम आंध्र प्रदेश की, और जिस तरह से लोकसभा चुनावों के लिए टीडीपी के साथ गठबंधन को लेकर भाजपा अब चुनावी मैदान में है, तो देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप देखते रहिए टीटी न्यूज। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने,
शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद का स्वागत है और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जनसेना आज आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भाजपा और टीडीपी के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगी। भाजपा लोकसभा की 6 तो वहीं विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा टीडीपी 17 लोकसभा तो 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा और टीडीपी के अलावा गठबंधन में शामिल जन सेना राज्य की 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात मुंबई की, जहां के शिवाजी पार्क में आज इंडी गठबंधन शक्ति प्रदर्शन करेगा और उसके साथ ही विपक्षी गठबंधन का औपचारिक चुनावी अभियान भी आज से शुरू हो जाएगा। तमाम विपक्षी नेता मुंबई में अलग अलग जगहों पर जाएंगे और उसके बाद शिवाजी पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया। इससे पहले कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्रियों को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनअधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्स और बैनर्स को 48 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएं। और निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में 4M यानी बाहुबल, धनबल, गलत सूचना और आचार संहिता के उल्लंघन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में 4 प्रमुख चुनौतियां हैं और आयोग इससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम और प्रतिबद्ध है। आइए आपको दिखाते हैं। लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने इस बार के चुनाव 2024 के लिए 4 लक्ष्य रखे हैं। यह 4 लक्ष्य 4M के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तय किए गए हैं, जिससे भारत के लोकतंत्र में मनी, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशन की कोई भी भूमिका भारतीय लोकतंत्र में न रहे। मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं। 4Ms, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस। असेंशियली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं और इसी के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, हाउ टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द वायलेशंस व्हिच आर डन और एलिस्ट टू बी डन अंडर MCC। मसल पावर रोकने के लिए आयोग ने सुरक्षा के प्रबंधन को और कड़ा किया है, जिसमें पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। 24 घंटे निगरानी और जरूरत पड़ने पर ड्रोन के उपयोग को भी शामिल किया गया है। मनी पावर को रोकने के लिए आयोग ने चुनाव के दौरान धन के प्रभाव को रोकने के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें वित्त से जुड़ी संस्थाएं कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में धन की जब्ती करने के लिए सक्षम हैं। मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए आयोग ने मीडिया मॉनिटरिंग और IT एक्ट के तहत कार्यवाही का प्रावधान किया है। वहीं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और चुनाव से जुड़े पक्षों के लिए कड़ी हिदायत दी है कि बिना किसी भेदभाव के चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार 4M का लक्ष्य बनाकर आयोग ने भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने का मंत्र तय किया है। ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन भेजा। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया। ये केजरीवाल को ईडी का 9वां समन है। पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में अरविंद केजरीवाल को कल ही जमानत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 24 फरवरी, 4 मार्च को 8वां समन भेजा था। मुख्यमंत्री केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के 9वें समन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शराब नीति के घोटाले में एजेंसी लगातार अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जांच से भाग क्यों रहे हैं। शराब नीति का जो घोटाला दिल्ली में हुआ है उसको लेकर लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और वो जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं जिनको जमानत नहीं मिल रही, उनके एक सांसद जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, और कल आपने देखा कि जो साउथ लॉबी की जो इसमें भूमिका देखी गई है तो उसमें के कविता को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। तो मुझे लगता है जांच एजेंसी बहुत सूक्ष्मता से अपनी जांच कर रही है और जहाँ तक जांच को पूरी करने का सवाल है उसमें जिन जिन लोगों से बात करनी होगी तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं, इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल दें। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च को बुलाया भी है। नागरिकता संशोधन कानून पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों की हर तरफ निंदा हो रही है। इस कड़ी में हिंदू सेना ने केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए जिसमें कहा गया कि इंडी गठबंधन सीएए के बहाने हिंदू, सिख और जैन को भारत में नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल हिंदू, जैन और सिख को अपराधी बता रहे हैं। बात हरियाणा की, जहां के धारूहेड़ा में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से करीब 40 लोग घायल हो गए। इस घटना में कई लोग झुलस गए। एक घायल की हालत गंभीर है जिसे रोहतक रेफर किया गया। घायलों को रेवाड़ी के सर शादीलाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है और अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी बॉयलर ब्लास्ट मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें 5 जांच कमेटी निर्धारित अवधि में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने घायलों को तुरंत इलाज उपलब्ध करवाने का भी निर्देश दिया है। खबर तमिलनाडु से, जहां के नीलगिरी जिले में वायुसेना आग बुझाने के काम में जुटा है। वायुसेना ने अब तक आग प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 8000 लीटर पानी गिराया। आग बुझाने के प्रयास में वन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर वायुसेना की मदद कर रहा है। बाम्बी बकेट MI-17V5 हेलीकॉप्टर के जरिए पानी को उठाकर प्रभावित क्षेत्रों में गिराया जा रहा है। वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान को शुक्रवार देर शाम को नीलगिरी जिले के कुन्नूर तालुक के वेलिंगटन क्षेत्र में आग बुझाने की सूचना मिली। उसके बाद शनिवार सुबह को वायुसेना ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। बात हैदराबाद की, जहां चल रहे वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आज अंतिम दिन है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन का विषय विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति है। सम्मेलन का उद्देश्य अंत धार्मिक संवाद स्थापित करना और सभी उम्र के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने में सहायता प्रदान करना है। शिखर सम्मेलन में विभिन्न पैनल चर्चाओं, आध्यात्मिकता से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारत की आध्यात्मिक इतिहास और पुस्तक और संगीत के माध्यम से आध्यात्मिकता के लिए व्यापक अनुभव प्रदान करना है। बात अब करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक पूर्वी और मध्य भारत में वर्षा और आंधी तूफान के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बुधवार तक बिजली चमकने के साथ बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। वहीं अगले 6 दिन तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है।
रुख अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का आज अंतिम दिन। मतदान प्रक्रिया के दौरान 2 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख प्रत्याशी हैं। 6 वर्ष के 5वें कार्यकाल के लिए उनको पुनः चुने जाने की उम्मीद है। इस चुनाव में 71 वर्षीय पुतिन के सामने 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति के कटु आलोचना से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये विरोधी प्रत्याशी यूक्रेन युद्ध पर सरकार की नीति के विरोध में भी कुछ नहीं बोल रहे। 2 दिन के मतदान के दौरान तोड़फोड़, हिंसा और विरोध प्रदर्शन की करीब आधा दर्जन घटनाएं हुई। उन पर सुरक्षा बलों ने काबू पा लिया। गाजा में भुखमरी के खतरे के बीच इजराइल ने हमास के साथ संघर्ष विराम पर आज फिर वार्ता शुरू करने के संकेत दिए। कतर में मौजूद इजरायली खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बर्निया ने कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र के अधिकारियों से मुलाकात के बाद इस आशय के संकेत दिए। हमास की गाजा में स्थायी संघर्ष विराम की मांग के चलते टूटे संघर्ष विराम पर वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री आज सुबह कैबिनेट में चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर, मिस्र और अमेरिका को हमास के साथ पुनः वार्ता शुरू करने के निर्णय की जानकारी मिलेगी। इस बीच गाजा में जारी युद्ध में इजरायली सेना ने ताजा कार्रवाई में हमास के 15 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओहियो की रैली में राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोला। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के अप्रवासन पर उठाए गए कदमों की आलोचना की है और साथ ही कांगो से अपराधियों के आने की चेतावनी भी दी। ओहायो में ट्रंप रिपब्लिकन सेनेट उम्मीदवार बर्नी मोरेनो के समर्थन में रैली कर रहे थे। इस बीच अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने के प्रयास में जुटे ट्रंप के सहयोगियों का विरोध कम नहीं हो रहा। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि वे नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे। खबर मिस्र से, जहां के सबसे पुराने सिनेमेटोग्राफी स्टूडियो में एक अंदरूनी हिस्से में भीषण आग लगी। आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया। वहीं गीजा गवर्नमेंट ने एक बयान जारी कर यह कहा है कि उसने अल अहराम स्टूडियो में आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियां भेजी। एहतियात के तौर पर कुछ पड़ोसी संपत्तियों से निवासियों को निकाला गया है। इस स्टूडियो को 1940 के दशक में स्थापित किया गया था। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।